है कि हमने अपने पिछले सत्र में क्या सीखा था? बिल्कुल सही। हमने सीखा था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, चलिए अब इस सत्र में देखते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल कैसे किया जाता है। हम इस समीकरण को अपने पिछले सत्र में देख चुके हैं। चलिए अब इस समीकरण में x के मान को ढूंढने की कोशिश करते हैं। समीकरण को एक तराजू के जैसे समझ सकते हैं। अगर तराजू के दोनों पलड़ों में बराबर वजन है तो तराजू संतुलित होता है। एक समीकरण भी ठीक इसी प्रकार का होता है। इसमें बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के व्यंजकों का मान बराबर होता है। संख्याओं को वजन के समान समझें। तो हम ऐसा मान ढूंढना है जिससे समीकरण का संतुलन ना बिगड़े। क्या आप सोच सकते हैं कि x का मान कैसे निकाला जाए? योजना यह है कि हमें बाएं पक्ष में किसी तरह इन सभी संख्याओं को हटाकर सिर्फ x रखना है और यह करते समय दोनों पक्षों को संतुलन में रखने के लिए हमें दाएं पक्ष से भी कुछ हटाना पड़ेगा। अगर हम यह करने में सफल होते हैं तो x का मान दाएं पक्ष की संख्या के बराबर होगा। इस कदम पर एक समीकरण को एक तराजू के जैसे समझना हमारी मदद करेगा। हम जानते हैं कि यदि हम डालते हैं तो तराजू को संतुलित रखने के लिए हमें दूसरे पलड़े में भी बराबर वजन डालना होगा। इसी प्रकार यदि हम एक पलड़े से कुछ वजन हटाते हैं तो हमें दूसरे पलड़े से भी बराबर वजन निकालना होगा। इसी प्रकार हम अपने समीकरण में 4 संक्रियाएं कर सकते हैं। वे हैं जोड़, घटाव, गुणन और विभाजन। अगर हम एक पक्ष में कोई संख्या जोड़ते हैं तो हमें दूसरे पक्ष में भी वही संख्या जोड़नी पड़ेगी। इसी प्रकार यदि हम कोई संख्या घटाएं, किसी संख्या से गुणा करें या भाग दें तो हमें वह संक्रिया दोनों पक्षों में करनी पड़ेगी। तो आइए अब इस समीकरण को हल करें। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहां से इस 50 को हटाना सरल है, तो हम दोनों पक्षों से 50 घटा देते हैं। अब यह समीकरण ऐसा बन जाता है। हमें मिलता है कि 3 गुणा x 30 के बराबर है। तो हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? अब हमें इस 3 से छुटकारा पाने की जरूरत है। क्योंकि 3 को x से गुणा किया जा रहा है, हम इस पद को 3 से भाग करके 3 से छुटकारा पा सकते हैं। पर फिर हमें दाएं पक्ष को भी 3 से भाग करना पड़ेगा। इस प्रकार बाएं पक्ष में 3 और 3 आपस में निरस्त हो जाते हैं और दाएं पक्ष में 30 को 3 से भागने पर 10 आता है। तो अंत में हमें x का मूल्य 10 उपलब्ध होता है। तो इस सत्र में हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखा। अगले सत्र में हम ऐसे समीकरणों को हल कैसे करें, यह बेहतर समझने के लिए कुछ और उदाहरण देखेंगे। देखा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे किया जाता है। अब इस सत्र में हम कुछ उदाहरणों के जरिए ये समझेंगे कि ऐसे समीकरणों को थोड़े कुशल तरीके से कैसे हल किया जाता है। इस परिस्थिति पर विचार करें। रघु को डाकिये से एक आयताकार पार्सल मिला। वो उस पार्सल के अंदर की वस्तु का अनुमान लगाने के लिए उस पार्सल को मापना चाहता है। उसके पास 5 सेंटीमीटर लंबा पैमाना है जिसका वो पार्सल को मापने में उपयोग करता है। उसने पाया कि पार्सल की चौड़ाई ठीक 5 सेंटीमीटर है, पर लंबाई 5 सेंटीमीटर से थोड़ी ज्यादा है। उसका पैमाना पार्सल की लंबाई मापने के लिए अपर्याप्त है। उसने यह भी ध्यान दिया है कि पार्सल पर छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था कि इस आयताकार आकार का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है।
अब पार्सल की लंबाई ढूंढने में आप रघु की मदद कैसे करेंगे? चलिए मिलकर उसकी मदद करते हैं। हमें पता है कि पार्सल की चौड़ाई 5, तो हम पार्सल की लंबाई को 5 और कुछ 20 सेंटीमीटर के योग के बराबर लिख सकते हैं। हमें पार्सल का क्षेत्रफल भी पता है, यह 45 वर्ग सेंटीमीटर है। हमें पता है कि एक आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम उसके क्षेत्रफल के साथ एक समीकरण ऐसे बना सकते हैं। यहाँ चर b का मान पाने के लिए हमें इस समीकरण को हल करना पड़ेगा। तो चलिए अपने समीकरण के साथ आगे बढ़ते हैं। हम अपने समीकरण को ऐसे विस्तृत कर सकते हैं। अब हमें बाएं पक्ष से 25 को हटाने के लिए दोनों पक्षों से 25 घटाना पड़ेगा और फिर हमें यह नया समीकरण मिलता है। पर इन कदमों को ध्यान से देखें। अपने समीकरण में दोनों पक्षों से 25 घटाने की जगह क्या हम 25 को बाएं पक्ष से सीधे दाएं पक्ष में डाल सकते हैं? हाँ, हम यह कर सकते हैं। जब हम यह करते हैं, हम पाते हैं कि यह समीकरण और दोनों पक्षों से 25 घटाने के बाद मिला समीकरण दोनों समान है। ध्यान देने के लिए एक जरूरी बात है कि जब हम 25 को पक्षांतर करते हैं तब हम उसका चिन्ह बदलते हैं। मतलब दाएं पक्ष में जाने के बाद 25 एक धनात्मक से ऋणात्मक संख्या बन जाती है। अब हम b के मूल्य को ढूंढने के लिए दोनों पक्षों को 5 से भाग करेंगे। जब हम यह करते हैं, हम पाते हैं कि b का मूल्य 4 के बराबर है। अब हम जानते हैं कि पार्सल की लंबाई 5 और b के योग के बराबर है। इसका मतलब है कि पार्सल की लंबाई 5 और 4 का योग यानी कि 9 के बराबर है। आइए एक और सरल सवाल को हल करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारा पहला कदम क्या होगा? हाँ, हम ऋणात्मक 5 को दाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे। पर सावधान, जब हम ऋणात्मक 5 को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तब वह धनात्मक 5 बन जाएगा। इस कदम के बाद हमें x का मूल्य 15 के बराबर मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें अपना हल सिर्फ एक ही कदम में ऋणात्मक 5 को दूसरी तरफ पक्षांतर करने से मिल गया। तो यह कुशल तरीका हमें आगामी सत्रों में समीकरणों को तेजी से हल करने में मदद करेगा। तो पाठ को समाप्त करने के लिए हमने देखा कि हम संख्याओं को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर एक चर वाले रैखिक समीकरणों को सरलता और कुशलता से हल कर सकते हैं। पर हमेशा याद रखिए कि जब हम एक संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर करते हैं, हम उसका चिन्ह बदलते हैं। अगर एक संख्या एक पक्ष में जुड़ती है तो दूसरे पक्ष में भेजने के बाद उसे उस पक्ष में से घटाना पड़ेगा, और अगर एक संख्या एक पक्ष में से घटती है तो दूसरे पक्ष में जाने के बाद उसे उस पक्ष में जुड़ना पड़ेगा। इसका मतलब जोड़ घटाव बन जाता है और घटाव जोड़ बन जाता है। अगले वीडियो में हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करते समय उठने वाले कुछ भ्रमों को देखेंगे।